हाँ, क्लास 11 के रोटेशनल मोशन के सेकेंड टॉपिक में, सेकेंड लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे कैलकुलेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला क्या होता है और इसको आई से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला है एम आर स्क्वायर। यहां पे एम मास और आर जो है दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। अच्छा, लीनियर इसका इंपॉर्टेंस क्या है ये भी हमने बताया था। इट प्लेज द सेम रोल एज मास इन ट्रांसलेशनल मोशन। जैसे देखिए हमारे पास फॉर्मूला क्या था, F इज इक्वल टू एम ए, ठीक है, P इज इक्वल टू एम बी, काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल टू हाफ एम डी स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी दैट इज इक्वल टू एम जी एच। इस तरह के बहुत सारे फॉर्मूले थे हमारे पास। ये सारे किस पे डिपेंड है, मास पे डिपेंड है। तो इसी तरह से हमारा ये जो फॉर्मूले हम पढ़ेंगे रोटेशनल मोशन पे, ये किस पे डिपेंड करेंगे, ये डिपेंड करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे। इसलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेशनल मोशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब देखिए यहां पे एक टर्म आता है जिसको कहते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन का मतलब ये हो गया एक कॉमन एक्सिस होगा which passes through the center of all the particles which are vibrating। या जो भी सर्कुलर मोशन कर रहे हैं पार्टिकल्स, उन सभी की कॉमन सेंटर से पास करने वाली लाइन को हम कहेंगे एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन अभी हम आगे देखेंगे कि कैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो लाइन ज्वाइनिंग, यहां से डेफिनेशन लिख लीजिए, लाइन ज्वाइनिंग कॉमन सेंटर ऑफ ऑल पार्टिकल्स। देखिए जितने भी पार्टिकल्स हैं उन सभी के सेंटर्स को से एक लाइन हम पास करेंगे जो उन सभी के सेंटर्स को टच करेगी। ठीक है, ऑफ ऑल पार्टिकल्स, और पार्टिकल्स हमारे क्या कर रहे हैं, विच आर मूविंग। मूविंग का मतलब क्या हो गया, यहां पे रोटेटिंग कर रहे हैं, तो वो कॉमन सेंटर से पास करने वाली लाइन को हम कहेंगे एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पे। अब देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे। तो पहले धीरे धीरे सिंपल एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको इसका फील आ जाए, उसके बाद थोड़ा सा हम स्टैंडर्ड बढ़ाते हैं। तो पहला है हमारा, ये मानिए सपोज कीजिए दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इस तरह से हम इसको एरो से कर रहे हैं। यहां पे एक पार्टिकल है, मान लीजिए ये एक पार्टिकल है P जिसका मास है m और एक्सिस से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है r। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, I हो जाएगा। ये फॉर्मूला क्या था, m r स्क्वायर। ये अगर एक सिंगल पार्टिकल है हमारा तो इस तरह से हो जाएगा। दूसरा देखिए, अगर हमारे पास सपोज कीजिए ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यहां पे एक पॉइंट है, ठीक है, P1, इसकी डिस्टेंस को हमने ले लिया R1 परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसका मास है m। ठीक है, दूसरा एक पॉइंट है यहां पे P2 जिसका मास, उसका मास भी हमने ले लीजिए। ये डिस्टेंस हो गई परपेंडिकुलर डिस्टेंस R2। एक पॉइंट हमारा यहां नेगेटिव एक्सिस पे है, ठीक है, ये पॉइंट है P3, इसका मास भी m ले लेते हैं और इसकी डिस्टेंस
क्योंकि इधर एक्सिस पे है तो हम ये ले रहे हैं माइनस r3 परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, इस एक्सिस पे आ माइनस को शो कर रहे हैं कि ये माइनस आ रहा है। एक पॉइंट है हमारा यहां पे, मान लीजिए, सॉरी यहां पे ले लीजिए, पॉइंट P4 है जिसका मास m है। अब इन चारों पार्टिकल्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, I = mr² और r यहां पे क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस। तो यहां पे देखिए जब I कैलकुलेट करेंगे तो फर्स्ट पार्टिकल का मास कितना है m और उसकी डिस्टेंस है r1, तो ये हो जाएगा m r1² पहले का। दूसरे पार्टिकल का मास भी m है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस r2 है, ये हो जाएगा m r2² प्लस थर्ड पार्टिकल का मास m है। अब देखिए यहाँ पे अगर इस एक्सिस पे भी ये प्लेस है तो हमें क्या चाहिए, r² चाहिए। r² जब भी अगर नेगेटिव ये होगा तो भी उसका स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। सो इट डजंट मैटर वेदर द बॉडी इज प्लेस्ड ऑन पॉजिटिव एक्सिस और नेगेटिव एक्सिस। तो यहां पे हमारा m r3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, अब देखिए इस बार यहां पे हमारे पास क्या हो गया, ये पार्टिकल एक्सिस ऑफ रोटेशन पे लाई कर रहा है, तो ये पार्टिकल जो एक्सिस ऑफ रोटेशन पे लाई कर रहा है इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन से 0 हो जाएगी। इसका मतलब ये हो गया हमारे पास m into 0। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया m r1², अगर हम कॉमन ले लें m तो r1² प्लस r2² प्लस r3² और ये 0 हो गया। यहां से मेरे पास दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट आए। पहला रिजल्ट क्या आया, पार्टिकल्स lying on axis of rotation do not contribute in moment of inertia। और दूसरी बात हमारे पास ये आ रही है, पॉइंट हमारा चाहे नेगेटिव एक्सिस पे हो चाहे पॉजिटिव पे है, डिस्टेंस whether it is positive or negative doesn't matter as we have to find the square of that। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन पे जो पॉइंट्स लाई करेंगे उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। अगला एग्जांपल देखिए, अगले एग्जांपल में हम एक हमारे पास थर्ड एग्जांपल है, एक ये बॉडी है, ठीक है, और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। एक्सिस ऑफ रोटेशन ये डिस्टेंस हो गई r/2, यहां से एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये भी हो गई r/2। यहां पे एक पार्टिकल है p1 और यहां पे पार्टिकल है p2। ठीक है, यहां पे इसका मास है m और यहां पे भी इसका मास हम ले रहे हैं m। सिंपल कैलकुलेशन के लिए m ले रहे हैं, जो भी वैल्यू दी रहेगी आप यहां पे यूज कर सकते हैं। तो यहां पे जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम कैलकुलेट करेंगे तो इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा m into परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस का स्क्वायर, r/2 का स्क्वायर प्लस m, इसकी डिस्टेंस इधर नेगेटिव आएगी, हमें उससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि हमें स्क्वायर करना है तो ऑलरेडी पॉजिटिव हो जाएगी वो, ये आ जाएगा r/2 का होल स्क्वायर। तो ये आ गया mr²/4 प्लस mr²/4। इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 2mr²/4। आंसर आ जाएगा mr²/2। ये आ जाएगी यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस सिस्टम में। तो ये तो हमारे बिल्कुल सिंपल
एग्जाम्पल थे जिससे आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक फील आया कि कैसे कैलकुलेशन हम करते हैं, और एक्सिस ऑफ रोटेशन पे अगर पॉइंट हो तो वो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, और डिस्टेंस अगर नेगेटिव एक्सिस पे हो तो भी हमारा क्या होता है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा हम चेंज कर रहे हैं। क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे हम एक स्क्वायर ले रहे हैं, ये हमारा एक स्क्वायर हो गया, ठीक है, और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, देखिए एक्सिस ऑफ रोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी देखिएगा क्यों। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गई, और ये डिस्टेंस हमने ले ली परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एक पार्टिकल P1 है, P2 है, P3 है, P4 है, इसका मास m है, इसका मास भी m है, इसका मास भी m है, और इसका मास भी m है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, ये स्क्वायर है, स्क्वायर की साइड को हम r से डिनोट कर ले रहे हैं, तो ये भी r हो गया, ये भी r हो गया, और ठीक है। अब देखिए ध्यान दीजिए, सबसे पहले जो हम क्लू हमें मिल रहा है दैट इज कि ये पॉइंट P3 और P4 एक्सिस ऑफ रोटेशन में लाई कर रहे हैं, तो इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, तो इसको हम क्रॉस कर दे रहे हैं, इसको भी क्रॉस कर दे रहे हैं। अब हमारे पास दो पार्टिकल्स बचे P1 और P2, ठीक है, तो इनकी वजह से इस एक्सिस के अलावा मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम निकालेंगे, तो देखिए क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा I इज इक्वल टू फर्स्ट पार्टिकल m r स्क्वायर, और इसका भी कितना हो जाएगा प्लस m r स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2m r स्क्वायर अलोंग दिस एक्सिस। इसको हम अलग से नोट कर रहे हैं क्योंकि हमें अभी इसके बारे में कुछ डिस्कस करना है। देखिए ये हमारा स्क्वायर है और ये एक्सिस थी, यहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया हमारा 2mr स्क्वायर, ठीक है। अब इसी में थोड़ा सा हम चेंज कर रहे हैं, एक्सिस को हम चेंज कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में एक्सिस को हम थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। स्क्वायर हमारा दिया हुआ है, ये स्क्वायर हो गया, ठीक है, और एक्सिस जो है दैट इज पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट, मिड पॉइंट से जा रहा है, इसका मतलब ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल, ठीक है। तो पार्टिकल हमारा P1 P2 P3 P4 एक्सिस देखिए फिर से ध्यान दीजिए, ये सेंटर से पास कर रहा है, ठीक है। मास इसका m था, इसका मास भी m है, इसका मास m हो गया और इसका मास भी m हो गया। अभी हमने डिस्टेंस क्या ली थी, r ली थी, तो ये डिस्टेंस अगर हमारा मिड पॉइंट से जाएगा तो ये कितना हो गया r/2, ये भी हो गया r/2 परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये डिस्टेंस भी हो गई r/2 और ये डिस्टेंस भी कितनी हो गई r/2 परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब देखिए इसमें कोई भी पॉइंट हमारा एक्सिस पे लाई नहीं कर रहा है, इसका मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया में ये चारों पार्टिकल्स कंट्रीब्यूट करेंगे। तो देखिए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, I फर्स्ट पार्टिकल का हो जाएगा m r/2 का होल स्क्वायर प्लस सभी पार्टिकल्स का यही आएगा, तो ये भी ये हो जाएगा m r/2 का होल स्क्वायर प्लस m r/2 का होल स्क्वायर प्लस m r/2 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4m r स्क्वायर बाय 4, ठीक है, m r स्क्वायर बाय 4, m r स्क्वायर बाय 4, 4 टाइम्स है तो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो गया m r स्क्वायर। अब देखिए यहां से एक रिजल्ट हमें मिल रहा है, रिजल्ट ये मिल रहा है कि अगर सेम बॉडी थी, सेम कॉन्फ़िगरेशन था, बस हमने एक्सिस ऑफ रोटेशन को चेंज किया, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन को चेंज करने से हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो गया। इसका मतलब यह है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए जब भी कोई बॉडी हमें दी होगी तो सबसे पहले जो हमें चीज चाहिए वो है किस एक्सिस के अलावा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे। तो यहां पे इसको भी हम नोट कर लेते हैं, ये हमारा सेकंड पीस था स्क्वायर का और ये सेंटर से पास कर रहा था एक्सिस,
यहां पे आंसर आ गया mr²। इसी को थोड़ा एक और दूसरे ढंग से समझ लीजिए। 6 पार्ट देखते हैं इसको। 6 क्वेश्चन, इसी का एक पार्ट ले लेते हैं, थोड़ा सा और फिर आ जाए। 6 नंबर में ये हमारा स्क्वायर है, ठीक है, वैसे ही स्क्वायर है, साइड हमने इसका जो है आर ले लिया। एक्सिस देखिए किधर से पास कर रही है, एक्सिस ये पास कर रही है, ठीक है। दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, क्लियर। ये पॉइंट हमारा P1 मास m है, ये P2 हो गया मास m, ये P3 हो गया मास m, और ये P4 हो गया, इसका मास m है, ठीक है, क्लियर। अब जरा एक चीज ध्यान दीजिए, हमारे पास देखिए ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये पार्टिकल P4 और P2 एक्सिस पे आ रहा है, इसका मतलब इसका कोई भी कंट्रीब्यूशन हमारा नहीं रहेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया में, क्लियर। अच्छा, अब बचे दो पार्टिकल हमारे पास P1 और P3, इनकी हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन से कैलकुलेट करनी है। तो ये डिस्टेंस हमारी r नहीं होगी, ध्यान दीजिएगा। यहां पे क्या होगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, यहां से ये डिस्टेंस हमें चाहिए, ये डिस्टेंस अगर इसको डायगोनल को हम ज्वाइन कर दें तो डायगोनल हमारा कितना होता है, स्क्वायर का डायगोनल देखिए, ध्यान दीजिए, ये स्क्वायर हो गया, ये एंगल 90 होता है, ये a और ये, तो ये आ जाएगा a√2, डायगोनल a√2 हो जाता है। अब ये क्या कर रहा है, एक्सिस इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो यहां पे हमारे पास हो जाएगा a√2/2, ये इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई, और इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी a√2/2 हो जाएगी। अब हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गई, ठीक है, a ले लीजिए चाहे r ले लीजिए, चलिए r हमने लिया था तो r ले लेते हैं इसको, ये भी r हो गया आपका, ये भी r हो गया, ये यहां पे r, तो r√2 हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए सिंपल सा जो है हमारे पास ये दोनों पार्टिकल्स तो हट गए, इनसे कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया में। तो अब हमारा I ये होगा P1 और P3 की वजह से, तो P1 का मास m है, डिस्टेंस कितनी है r√2/2 का स्क्वायर प्लस m r√2/2 का स्क्वायर, तो ये हो गया m r² 2/4, √2 का स्क्वायर 2 आ गया, 2 का स्क्वायर 4 आ गया। सिमिलरली यहां भी आ जाएगा m r² 2/4, तो ये 2 से ये हो गया और ये भी 2 आ गया, तो ये mr²/2 प्लस mr²/2, ये हो गया 2mr²/2, तो ये हमारा क्या आ गया mr², देखिए सेम आ गया, लेकिन एक्सिस बदलने से हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। ये बातें समझ में आ गई आपकी। अब हम एक क्वेश्चन और लेते हैं ट्रायंगल के हिसाब से, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो यहां से देखिए हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि एक्सिस ऑफ रोटेशन पे हमारी डिस्टेंस डिपेंड करेगी, ठीक है, और एक्सिस ऑफ रोटेशन पे ही हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी डिपेंड करेगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, किस एक्सिस के अलोंग हमें निकालना है और उसकी वैल्यू क्या है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। सपोज कीजिए एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और यही एक्सिस ऑफ रोटेशन भी है, बस इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये r है, ये r है और ये r है, ठीक है। यहां पे तीन पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट हो गया हमारा P1, ये हो गया P2 और ये पॉइंट हो गया P3 जो ओरिजिन पे है, ये पॉइंट ओरिजिन पे है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, मास वही हम ले लेते हैं m है,
यहाँ भी m है और यहाँ भी इसका मास m है। ठीक, अब देखिए सबसे पहले खुशखबरी ये है कि ये पार्टिकल P3 एक्सिस ऑफ रोटेशन पे लाई कर रहा है, इसका मतलब आपकी हमें जरूरत नहीं है। ठीक है, अब ये जो पार्टिकल है इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से r दी हुई है। क्लियर? अब ध्यान दीजिए, ये जो पार्टिकल है इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें नहीं दी हुई है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये एंगल, क्योंकि ये ट्रायंगल इक्विलैटरल है, ये हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, यहां से अगर एक हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं इस वर्टेक्स से यहाँ पे, तो ये दोनों लाइंस क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी, तो ये एंगल हमारा कितना आ जाएगा, 60 आ गया। ठीक है, अब देखिए इसको हम अलग से फिगर बना देते हैं। ये आपके पास ये पॉइंट मान लीजिए ए है, ए हो गया और ये P1 हो गया। देखिए ये 90 डिग्री हो गया, ये R हो गया और ये 60 हो गया। हमें ये चीज चाहिए, तो एंगल जो दिया रहता है उसके सामने परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, और ये क्या हो गया, बेस, बेस हमें चाहिए, हाइपोटेन्यूज दिया है, इसका मतलब a P1 अपॉन R इज इक्वल टू cos थीटा। ठीक है, तो a P1 इज इक्वल टू कितना आ गया, R cos थीटा, और यहाँ पे एंगल कितना है, 60, तो R और cos 60 की वैल्यू 1/2, तो ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर हमारी आ गई R/2। ठीक है, इस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे। कोई और फॉर्मूला आप लगाते हैं तो कभी वो सही भी हो सकता है, कभी गलत भी हो सकता है। तो देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये डिस्टेंस हमारी आ गई R/2। अब हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट हो जाएगा। I इज इक्वल टू फर्स्ट पार्टिकल का मास m है और डिस्टेंस है R/2 का स्क्वायर, प्लस ये पार्टिकल मास m है और डिस्टेंस है r स्क्वायर, तो ये हो गया mr²/4 प्लस mr²। ठीक है, तो ये हो जाएगा mr² प्लस 4mr²/4, दैट इज 5/4 mr²। ये आ गया इक्विलैटरल ट्रायंगल का। देखिए कॉन्सेप्ट आपको ये बता रहे हैं कि किस तरह से परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस आप कैलकुलेट करेंगे। अब इसी पे एक क्वेश्चन और बता दें जिससे आपके सिंपल सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, और वो है हमारा एक क्यूब, हम ले लेते हैं। चलिए, स्क्वायर अगर आपको समझ में आ गया है तो क्यूब भी आ जाएगा बहुत आसानी से। देखिए प्रॉब्लम नंबर 8 में हमारे पास एक क्यूब है, क्यूब ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक क्यूब हो गया और क्यूब के हर कॉर्नर पे एक मास रखा हुआ है m, मास रखा हुआ है m m m m। ठीक है, क्लियर? हाँ ठीक है, ओके, इसको तो साइड में कर देते हैं। और ये हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। क्यूब का साइड हमें दिया हुआ है, इसका साइड है साइड ए, सपोज कर लीजिए। चलिए ठीक है, साइड हमने ए ले लिया। अब हमें क्या चाहिए, अगर सभी पॉइंट्स की परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाएगी हमारे पास तो हम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन उसके पहले हम ये देखते हैं कि कौन से पॉइंट्स हमारे एक्सिस पे लाई कर रहे हैं। तो ये पॉइंट तो एक्सिस पे लाई कर रहा है, इसको हटा दीजिए। ये पॉइंट एक्सिस पे लाई कर रहा है, इसको हटा दीजिए। अब इस एक्सिस से इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी हो गई, ए हो गई। ठीक है, साइड हमने ए लिया है यहाँ पे। अच्छा, अब देखिए ये जो एक्सिस है यहां से इसकी डिस्टेंस भी ए हो गई। ठीक है, इस एक्सिस से इस पॉइंट की डिस्टेंस हो गई ए और इस पॉइंट की डिस्टेंस भी हो गई
ए। क्लियर? अब देखिए ध्यान दीजिए, अगर ये इस तरह का क्यूब है, आप इसका फेस देख रहे हैं, ये पॉइंट ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यहां पे देखिए ये अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन यहां से पास कर रही है, तो ये हमारा ए हो गया, इसको आप क्यों समझिए, ये इधर ए हो गया और ये भी ए हो गया। लेकिन ये डिस्टेंस हमारी क्या हो गई, ये यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो आएगी दैट इज इक्वल टू द डायगोनल एंड दैट इज नॉट इक्वल टू ए। तो इसको देखिए ध्यान दीजिए, यहां से ये जो डिस्टेंस हमारे पास आ रही है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस इज a रूट 2। अभी हमने कैलकुलेट किया कि डायगोनल कितना आता है, सिमिलरली ये डिस्टेंस भी हमारी कितनी हो जाएगी, a रूट 2। अब हम कर लेते हैं, देखिए हमारे पास 1 2 3 और 4 ऐसे पॉइंट्स हैं जिनकी डिस्टेंस सेम है और मास सेम है, तो I इज इक्वल टू 4 टाइम्स m a स्क्वायर कर लेते हैं। एक का कितना आएगा इसका m a स्क्वायर, और इसी तरह के 4 पार्टिकल्स हैं तो 4 से निकल लिया। अब हमारे पास 2 पार्टिकल्स ऐसे बच रहे हैं जिनका मास m है और डिस्टेंस है a रूट 2, तो यहां पे हो जाएगा 2, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई किया m और a रूट 2 का स्क्वायर। बाकी 2 पार्टिकल्स हमारे एक्सिस पे आ रहे हैं और उनका कोई भी कंट्रीब्यूशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया में नहीं रहेगा, तो ये आ गया 4ma स्क्वायर प्लस 2ma स्क्वायर इनटू 2, तो ये आ गया 4ma स्क्वायर प्लस 4ma स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 8ma स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया क्यूब से रिलेटेड प्रॉब्लम। तो आई होप कि इन सारे एग्जांपल से आपको एक फील आ गया होगा कि कैसे हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैलकुलेट करेंगे। एक्सिस पे अगर हमारा पार्टिकल है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, अगर नेगेटिव एक्सिस पे रखा हुआ है तो क्या होगा, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि हमें एक्सिस ऑफ रोटेशन चाहिए, क्योंकि एक्सिस को जब हम चेंज कर रहे हैं तो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी हमने देखा उसकी वैल्यू चेंज हो जानी है। ठीक है, तो अब दूसरी तरह के क्वेश्चन इस पे, ये जो जनरल आपको समझाने के लिए था, अब इस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हमारे पास 1 डायमेंशनल बॉडी हो, 2 डायमेंशनल हो, 3 डायमेंशनल हो, तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, ये नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम डिस्कस करेंगे। तब तक आप इन सभी को बार-बार प्रैक्टिस करिए जिससे कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आ जाए।